हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रबोध का मॉडल पेपर 12th का भूगोल भूगोल विषय का आप लोग का मॉडल पेपर है वो देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को भूगोल का चारों सेट का पेपर मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आप लोगों का इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का देखते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लूप्रिंट। तो इसमें सबसे पहला भाग 1 है, भाग ए है तो उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये आप लोगों का आएगा 3 नंबर का। फिर अगला है इसी का विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। फिर नेक्स्ट मानव विकास, ये आएगा आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग इसका जो क्वेश्चन है वो आगे बताऊंगी। फिर अगला है प्राथमिक क्रियाएं, फिर द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। फिर अगला परिवहन एवं संचार। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये आप लोगों का 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि इस चैप्टर से है वो 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नक्शा कार्य। जो नक्शा है वो आप लोगों का 5 नंबर का आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना और कर लेना, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप लोगों की जो तैयारी है वो करते चलना। फिर भाग बी में देखते हैं भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो इसमें है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ये आप लोगों का 4 अंक का आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर मानव बस्तियां, ये 3 नंबर का आएगा। फिर अगला भू संसाधन एवं कृषि। फिर जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ये आप लोगों का आएगा बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं परिवहन तथा संचार। फिर अगला अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। फिर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। फिर इसी का दूसरा है छत्तीसगढ़ लोक और अर्थव्यवस्थाएं, ये आप लोगों का 5 नंबर का आएगा। और नक्शा जो है वो बता चुकी हूँ, 5 नंबर का आता है। आप लोगों का टोटल जो है 70 अंक का आएगा। ठीक है, आप लोगों का जो पूर्णांक है वो टोटल 70 अंक का आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही। फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन वाइज वस्तुनिष्ठ है वो आप लोगों का देख लेते हैं। पहला खंड आ में है फूलों की कृषि क्या कहलाती है, ये आप लोगों को याद होगा। ये निचोड़, जो हमारा निचोड़ प्रश्न बैंक है उसमें ये है। आप लोगों का प्रश्न होगा या फिर सही विकल्प, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है वो है। आप लोग ना, ठीक है सर, है सीधा आ जाएगा पुष्पोत्पादन। फिर सेकंड है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की देन है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है ब, डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ठीक, फिर तीसरा है बिल इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है, किसको परिवाहित किया जाता है, तो इसमें का आंसर है तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के द्वारा। ठीक है, फिर अगला है सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका जो जनसंख्या है वो है 1.21 करोड़। ठीक है, फिर अगला है छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, तो जो छत्तीसगढ़ की वन भूमि है, जहां हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उनका जो वन का मतलब वन भूमि का जो परसेंट है वो कितना है, 46% है। ये आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए। फिर अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है च्युइंगम कैसे बनता है, जो च्युइंगम है वो कैसे बनता है, जिसको हम लोग खाते हैं और फिर चबा के फेंक देते हैं, वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। च्युइंगम जो बेटा वृक्ष के दूध से बनता है, इसे चूसने के बाद बचे अवशेष को चिकल कहते हैं, यानी कि जो चुबेटा नाम का जो वृक्ष है उसके दूध से बनता है। ठीक है, फिर अगला है दूसरा लाल कॉलर किसे कहते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, यानी कि जो प्राथमिक कार्य करते हैं उन लोगों को लाल कॉलर कहते हैं। फिर अगला
महाराष्ट्र के उस स्टेशन का नाम बताइए जहां एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो जो महाराष्ट्र के स्टेशन का नाम है वो है नाम तारापुर। ठीक। फिर अगला, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न शारीरिक विकार कौन कौन से हैं? तो जो ध्वनि प्रदूषण से विकार उत्पन्न होते हैं वो है चिड़चिड़ापन, बहरापन, सर दर्द, स्रव ग्रंथि विकार, अवसाद तथा डिप्रेशन, ये सब है। फिर अगला, सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? इसका उत्तर, किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है। आप लोगों का जो 2 नंबर है वो देख रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। अगर आप लोग इसका जो पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो हमारे ऐप से आप लोगों को इसका पीडीएफ है मिल जाएगा। फिर अगला है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उस संख्या को ही जन्म दर कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला, पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या होता है? तो पार महाद्वीप रेल मार्ग उन रेल मार्गों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जो महाद्वीप रेल मार्ग होते हैं वो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है आर्थिक और राजनीतिक कार्यों के लिए किया जाता है। फिर अगला, भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम बताइए। इसका उत्तर, भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारक है अशिक्षा है, गरीबी है, जन्म दर का प्रतिशत, मृत्यु दर से अधिक होना, ये सब है भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारक। फिर अगला देख लेते हैं, शस्यावर्धन से आप क्या समझते हैं? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के बाद तिलहन या दलहन उगाने का क्रम चलता रहता है। इस क्रिया से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है, इसे ही शस्यावर्धन कहते हैं। जो खाद्यान्न फसल है उनके उत्पादन के बाद जो गर्मी फसल में तिलहन या दलहन उगाने के क्रम को ही इसे ही शस्यावर्धन कहते हैं। ठीक है। फिर अगला, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जो मानव भूगोल है उसके क्षेत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका उत्तर है वो पढ़ लेते हैं। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव के वितरण तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की यह महत्वपूर्ण शाखा भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के मूल तत्व है भौतिक पर्यावरण के, वो कौन कौन से हैं तत्व? भू आकृतियां, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा विविध प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति है। ठीक है। जो भौतिक पर्यावरण के मूल तत्व है वो कौन कौन से हैं? ये सब है, मृदा है, जलवायु है, जल है, प्राकृतिक है, वनस्पति है और जो मानव जाति है वो है। ठीक है। फिर इसी में अगला, गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। फिर निर्मित किए गए हैं उसके बाद आवश्यकताओं के अनुसार ढाला है और साथ ही भौतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित सीमाओं के अनुसार अपने आप को ढाला है। ठीक है। ये रहा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। ठीक। फिर अगला, आयात व निर्यात में अंतर लिखिए। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये रहा 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आप लोग इसको, ये 2 पॉइंट लिखाया है शायद, सॉरी रुको एक बार चेक कर लेती हूँ, नहीं 3 ही पॉइंट लिखा है। हाँ 3 पॉइंट लिखा है, तो आप लोग इसको देख लेना। इसका जो आयात है उसको देख लेते हैं। फिर एक देश जब दूसरे देश से माल मंगाता है तो उसे आयात कहते हैं। उसी प्रकार
एक देश जब दूसरे देश को माल भेजता है उसे निर्यात कहते हैं, यानी कि हम किसी दूसरे गांव को कुछ भेजेंगे तो उसे निर्यात बोलेंगे, और दूसरे गांव से अपने गांव में कुछ मंगाएंगे तो उसे आयात कहेंगे। ठीक है। फिर सेकंड है, आयात व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, और इसी में निर्यात द्वारा देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। फिर इसका तीसरा है वो देख लेते हैं। तीसरा इसका जो लास्ट पॉइंट है, देश जनता के उपभोग के लिए आवश्यक सामग्री आयात करता है, जबकि जब किसी देश में वस्तुओं का उत्पादन अधिशेष हो और दूसरे देश इसकी मांग करते हो तो ये निर्यात कहलाता है। ठीक। फिर इसमें अगला देख लेते हैं, इसी का अथवा है बच्चों। अथवा देख लेते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अंतर लिखने के लिए बोल रहे हैं। आधारभूत और उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अंतर, तो इसका अंतर वो देख लेते हैं। वे उद्योग जिनके उत्पाद अन्य उद्योगों में दूसरी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग से मशीनें व औजार बनाना जो दूसरे उद्योगों में काम आते हैं। फिर उसी प्रकार वे उद्योग जिनमें ऐसी वस्तुएं निर्मित की जाती है जिनका उपयोग सीधे उपभोक्ता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि साबुन है, चाय, कागज, पेन, टेलीविजन व मोबाइल आदि है। ठीक है। ये है उपभोक्ता वस्तु और आधारभूत उद्योग में अंतर। फिर अगला देख लेते हैं, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। जो चावल प्रधान की गहन निर्वहन कृषि है उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। इस कृषि में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान चावल होती है, जिसको देख लेते हैं। इस कृषि में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की खेती की जाती है। इनकी जो प्रमुख विशेषता यही है, धान चावल होती है। फिर सेकंड है, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, यानी कि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो खेतों का आकार है वो छोटा हो जाता है। फिर तीसरा, समस्त कृषि कार्य कृषक और उसके परिवार के सदस्य करते हैं। जो कृषि का कार्य है वो सदस्य के लोग और उसके जो कृषि कार्य करते हैं वो लोग ही कर लेते हैं। फिर अगला, मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर तथा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। जो मिट्टी में जो उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो पशु होते हैं उनके जो गोबर खाद को ही खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे हमारा जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो नष्ट नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। फिर अगला, प्रति इकाई उत्पादन अधिक परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। ठीक है। फिर अगला है, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं लिखिए कोई 3। तो ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हैं, पहला है, इनका आधारभूत ढांचा अविकसित होता है। जो इनका आधारभूत होता है वह अविकसित होता है। फिर सेकंड है, पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। फिर थर्ड है, एक ही मकान में इन बस्तियों में पशु एवं मनुष्य साथ साथ रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जो ग्रामीण के बस्तियां हैं उनमें उन मकानों में लोग तो रहते ही हैं, साथ ही पशु पक्षी भी रहते हैं साथ में। फिर अगला, पक्की सड़कों एवं आधुनिक संचार साधनों की कमी होती है। फिर अगला, नहीं सॉरी, आप लोगों को पता ही है, आप लोग भी ग्रामीण से होंगे, तो जो वहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत कच्ची और आधुनिक संचार के साधनों से क्या बोलते हैं, नहीं मिलती वहाँ, इसलिए यहाँ की समस्याएं। फिर अगला है, आपातकालीन सेवाओं का ग्रामीण बस्तियों में अभाव होता है। जो आपातकालीन जो इमरजेंसी जो आजकल अभी जो एम्बुलेंस है वो पहले नहीं होता था, लेकिन अभी वो उपलब्ध है, तो इन सेवाओं का अभाव रहता था। ठीक है। फिर अगला, कूड़े कचरे एवं स्वास्थ्य समस्याएं अधिक रहती हैं। ग्रामीण बस्ती में जो कूड़े कचरे हैं वो आसपास में ऐसे ही फेंक देते हैं, इसलिए इसकी जो समस्याएं हैं वो अधिक रहती हैं। फिर इसी का अथवा है वो देख लेते हैं, नगरीय बस्तियों की विशेषताएं बोल रहे हैं। तो नगरीय बस्तियों में कौन कौन सी विशेषताएं रहते हैं वो देख लेते हैं।
नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीय तथा तृतीय कार्य करती है, जिनमें उद्योग है, व्यापार, वाणिज्य, यातायात तथा सेवाएं सम्मिलित हैं। जो नगर की बस्ती है वहाँ में उद्योग रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, व्यापार है, यहाँ आने जाने के लिए यातायात की सुविधाएं भी मिलती हैं। फिर सेकंड, नगरीय बस्तियां वस्तुएं तथा सेवाएं न केवल अपने लिए पैदा करती है बल्कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रदान करती है। फिर अगला है, नगरीय बस्तियां बड़े आकार की होती है, जिनमें कुछ हजार से कुछ लाख लोग निवास करते हैं। बहुत बड़े नगरों को महानगर अथवा शहर नगर कहते हैं। फिर इसी में अथवा बोल रही हूँ। अगला देख लेते हैं, चलवाशी एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर दिखने के लिए बोल रहे हैं। जो चलवाशी एवं वाणिज्य पशुधन है उनमें अंतर देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला है चलवाशी का देख लेते हैं। चलवाशी पशु पालन पुरानी दुनिया तक सीमित है। इसके जो मुख्य क्षेत्र है, सहारा, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य एशिया, यूरेशिया में टुंड्रा तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मलगासी का पश्चिमी भाग है। वहीं दूसरी ओर इसका देख लेते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन का। इसमें है, वाणिज्य पशुपालन मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। इसके अलावा जो क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, मध्य अमेरिका के प्लानिश, दक्षिण अमेरिका के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के घास स्थल है। फिर सेकंड है वो देख लेते हैं। सेकंड में, चलवाशी पशुपालक का स्थायी निवास नहीं होता। ये चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। फिर इसी का है, ये देख लेते हैं, ये एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में बड़े पैमाने पर पशुपालन करते हैं। चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। फिर अगला, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं लेकिन जो उनकी विशेष देखभाल नहीं किया जाता। फिर इसी में पशुपालन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, जो पशुओं की विशेष रूप से देखभाल किया जाता है। चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं और वहीं दूसरी ओर वाणिज्य पशुधन पालक उसी विशेष पशु को पालते हैं जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। ठीक है। फिर इसमें लास्ट है, चलवासी पशुपालन जीवन निर्वाह मूलक पद्धति है जिसमें स्थानीय खपत के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है। फिर उसी तरफ वाणिज्य पशुधन पालन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। ये दूध, मांस, ऊन, खाल आदि का उत्पादन करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का चलवासी पशुधन और वाणिज्य पशुधन में अंतर। देख लेते हैं, लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने उद्योग में अंतर। इसमें भी अंतर बोल रहे हैं। तो अंतर पहला है, उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है, वही यह बड़े पैमाने में या बड़े पैमाने पर होता है। फिर सेकंड, सभी उत्पादित वस्तुएं बाजार में बेची जाती हैं, जबकि इनमें अति आधुनिक एवं ऊर्जा से चलने वाली स्वचालक मशीनों का प्रयोग होता है। फिर इसमें स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थित स्थानों से मंगवाया जाता है। ठीक। फिर इसमें है, इन उद्योगों में अधिक पूंजी तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। फिर स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूरस्थ स्थानों से मंगवाया जाता है और यहाँ कच्चा माल बहुत दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल का आयात भी किया जाता है। यह छोटे पैमाने पर होता है। उत्पादन की गुणवत्ता नियंत्रण पर उत्पादन विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता है। इनमें ऊर्जा से चलने वाली साधारण मशीनें प्रयोग की जाती है, लेकिन बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रबंधन बड़ा जटिल होता है। ठीक है। फिर लास्ट है, इन उद्योगों में कम पूंजी तथा कम श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि उत्पाद को दूर स्थित बाजार में बेचा जाता है, इसका निर्यात भी किया जाता है। बड़े पैमाने और छोटे पैमाने में अंतर देख, लघु पैमाने और बड़े पैमाने में अंतर आप लोगों का देख लेना। फिर अगला है आप लोगों का नेक्स्ट,
जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? ये आप लोगों का 5 नंबर वाला आ गया क्वेश्चन। तो इसका जो देख लेते हैं, संसार में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। जो संसार में जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, उनके जो भौगोलिक कारक है उनको लिखना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है। प्राचीन काल से लेकर सभ्यता का विकास और उद्भव जल की प्राप्ति नदियों से के पास रहे हैं। नील नदी को मिस्र की देन भी कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान ये द्वितीयक आवश्यकताएं हो सकती है, पर प्राकृतिक पदार्थ हवा एवं पानी मूलभूत आवश्यकता है। जो जल की जो आवश्यकता है वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना हम लोग अपना जो जीवन है वो आगे की जीवन है उसको सोच भी नहीं सकते। फिर सेकंड है आप लोगों का भू आकृति। देखो बच्चों, आप लोग 12th वाले हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सब जो ये सब तत्व हैं, भू आकृति, जल की आवश्यकता, ये सब हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से पॉइंट बना कर अच्छे से हेडिंग डाल कर आप लोग लिखना, क्योंकि इससे आप लोगों का जो 5 में 5 नंबर है आप लोगों का कंफर्म है। ये आप लोगों का जो नंबर है वो कभी नहीं घटेगा, ठीक है। फिर इसका देख लेते हैं भू आकृति। भूमि की आकृति का भी जनसंख्या के वितरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 1/10 भाग ही उच्च एवं पर्वतीय व पठारी भागों में निवास करता है, लेकिन मैदानों में जीवन निर्वाह की सुविधाएं सबसे अधिक पाई जाती हैं। विस्तृत भूतल सपाट होने के कारण आवागमन के मार्गों की सुगमता और कृषि, पशुपालन तथा औद्योगिक सुविधाओं के कारण मैदानों में निवास जनसंख्या का जमाव घना होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से नदियों के मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जो विश्व की 99% जनसंख्या एवं प्रायः सभी बड़े बड़े नगर, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र जो वास्तव में घनी जनसंख्याओं के जमाव है, मैदान में स्थित है। विश्व के बहुत ही थोड़े नगर पहाड़ी भागों में बसे हैं। जो पहाड़ी है वो है हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज पर्वत और मध्य एशिया के पहाड़ी भाग प्रायः मानव से शून्य है। जबकि गंगा याक्टिशियांग, रायन और सेंट लॉरेंस के मैदान मानव आवास से परिपूर्ण है। फिर तीसरा है जलवायु। जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य तथा उद्योग के लिए अनुकूल होती है। यही कारण है कि सबसे पहले मानव का विकास जो है कर्क रेखा 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच के भागों में हुआ, जो न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे है, जहाँ न ही अधिक वर्षा होती है और न ही ज्यादा सूखा पड़ता है तथा कार्य करने के लिए तापमान ज्यादा उपयुक्त रहता है। किंतु इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वनों, अमेजन तथा कांगो नदी के बेसिन आदि में तीव्र गर्मी और सदा वर्षा होने के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 5 से भी कम मनुष्य निवास करते हैं। आर्कटिक अथवा अटलांटिक महाद्वीप में तो अत्यधिक शीत के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर से भी कम मनुष्य रहते हैं, ठीक है। फिर अगला है मृदा। भूमि की उर्वरा शक्ति भी किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या को आकर्षित करती है। जिन भागों में भूमि उपजाऊ होती है वहां मनुष्य सघन कृषि एवं विकसित पशुपालन करके अपना जो जीवन है वो निर्वाह करते हैं। फिर कृषि के द्वारा थोड़े ही परिश्रम से सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह हो सकता है। तो जितनी भूमि एक गाय के निर्वाह के लिए आवश्यक है उतनी ही भूमि पर अन्न उत्पन्न करने से 8 मनुष्यों का पालन हो सकता है एवं 1 या 2 पशु पाले जा सकते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति का है जो जनसंख्या वितरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये 4 पॉइंट है, आप लोगों को अच्छे से इसको कर लेना है। फिर इसी का अथवा है वो देख लेते हैं। मानव विकास किसे कहते हैं? मानव विकास के चारों स्तंभों की व्याख्या कीजिए। फिर इसमें है पहला वो देख लेते हैं। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान
पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। जो समता है, जो समानता का है, वो मनुष्यों में भेदभाव के विचार को, यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। सामान्यतः निर्धन तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को समानता प्राप्त नहीं होती। जो निर्धन और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहते हैं, उन लोगों को ये समानता प्राप्त नहीं रहती। फिर अगला है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है। अतः प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसलिए हमें अपने पर्यावरणीय, वित्तीय तथा मानव संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, इससे वंचित न रह पाए। ठीक है। फिर तीसरा है उत्पादकता। यह उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में से है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। किसी देश के लोग ही वहाँ के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, वो बेहतर होती है। फिर नेक्स्ट है सशक्तिकरण। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता तथा क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। फिर अगला है पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला है पाइपलाइनें तरल तथा गैस पदार्थों के परिवहन के लिए आदर्श माध्यम है। जो पाइपलाइन की परिवहन है उसके लाभ और हानि है। तो इसका जो लाभ है वो पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है तरल और गैस पदार्थ परिवहन के लिए जो उत्तम माध्यम होता है। फिर सेकेंड है पाइपलाइनों को उबड़-खाबड़ भूभागों तथा पानी के भीतर बिछाया जा सकता है। जो पाइपलाइन है वो उबड़-खाबड़ जो भूभाग होते हैं उनके अंदर भी बिछाया जा सकता है। इनके संचालन तथा रख रखाव में बहुत कम खर्च होता है। फिर अगला, इसमें ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम होता है। जो इसमें लागत होती है, ऊर्जा का लागत, वो बहुत कम होती है। फिर इसी में पाइपलाइन की हानियां देख लेते हैं। इसमें पहला है पाइपलाइन परिवहन में लोच और अभाव होता है। इसे निश्चित स्थानों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। फिर सेकेंड, एक बार निर्माण के बाद इसकी क्षमता को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। एक बार ये बीत जाए तो इसकी जो क्षमता है उसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। फिर पाइपलाइनों की सुरक्षा व्यवस्था करना भी कठिन कार्य है। फिर अगला, भूमिगत पाइपलाइनों रिसाव का पता लगाने तथा उसकी मरम्मत करने में भी बहुत कठिनाइयां आती है। ये पाइपलाइन की लाभ और हानियां हैं। फिर इसी का अथवा है वो देख लेते हैं। अथवा में भारत में नदी परिवहन की कठिनाइयां को लिखिए। जो भारत की जो नदी है उनमें कौन कौन सी कठिनाई आती है उनको लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें 5 पॉइंट है। तो इसमें पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं आप लोग। ये तो पॉइंट हेडिंग में नहीं दिया, लेकिन आप लोग हेडिंग डाल कर लिख लोगे तो इससे आप लोगों का जो नंबर है वो नहीं कटेगा। हेडिंग डाल के ही लिखना। इसमें भले ही नहीं दिया हो, लेकिन आप लोग हेडिंग डाल के लिखना। तो इसमें पहला वो देख लेते हैं। भारतीय नदियों का बहाव सदा एक सा नहीं रहता। इनमें वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाती है तथा शुष्क मौसम में ये सूख जाती है। जो भारत की नदी होती है उनका जो बहाव होता है एक सा नहीं रहता। वो वर्षा के दिन में बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो कहीं पे ये मौसम जो है जो गर्मी मौसम है उसमें सूख जाता है। फिर सेकेंड, अधिकांश नदियों की घाटियों में नदभार का निक्षेप रहता है।
जिससे पानी की गहराई है जलयानों के लिए पर्याप्त नहीं रहती। फिर तीसरा, दक्षिण भारत की मुख्य नदियां ऊंचे नीचे रास्तों से होकर जाती हैं, जिनमें नौकाएं आदि चलना बहुत कठिन है। जो दक्षिण भारत की जो नदी होती है, उनके रास्ते हैं वो ऊंचे नीचे रहती हैं, इनमें नौकाएं चलना बहुत कठिन रहता है। फिर अगला है, बहुत सी नदियां में सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है, जिससे नदियों में पानी कम हो गया और वे जल यातायात के लिए उपयुक्त नहीं रहती। फिर लास्ट, भारत के नदी जल मार्गों को सबसे बड़ी क्षति रेलों के निर्माण से हुई है। यदि नदी जल मार्ग रेलों की प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पाए और लुप्त हो जाए, तो ये भारत की नदी में आने वाली प्रमुख बाधाएं कठिनाइयां हैं। फिर अगला है, इसी का देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव लिखने के लिए बोले। तो अपने सुझाव में भी इसमें भी आप लोग हेडिंग डाल के लिखना। पहला, जल प्रबंधन नीति को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। फिर दूसरा है, जल सघन फसलों के स्थान पर बागवानी कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल और वारबंदी उष्रा पद्धति निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण में प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए, ताकि बहते जल की क्षति मार्ग से कम हो सके। ठीक है। फिर अगला है, जलाक्रांत तथा लवणता से ग्रस्त भूमि के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आगे, इस प्रदेश के पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास के लिए वनीकरण, वृक्षों की रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह का विकास आवश्यक है। फिर अगला है, सामाजिक सतत पोषणीयता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को पर्याप्त वित्तीय एवं संस्थागत सहायता देने की आवश्यकता है। फिर अगला, सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों के अतिरिक्त अन्य सेक्टरों का भी विकास करना चाहिए। फिर इसी का अथवा वो देख लेते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए, कोई 5। तो जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है सौर ऊर्जा, सेकेंड पवन, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। इनको आप लोग देख लेंगे। तो पहला है सौर ऊर्जा। पृथ्वी के लिए सूर्य ही प्राथमिक रूप से सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेलों में निर्धारित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक। फिर दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामान्य स्रोत है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसे पवन ऊर्जा कहते हैं। जो पवन की गतिज ऊर्जा है उसको टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे ही पवन ऊर्जा कहते हैं। फिर इसमें अगला है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरित भंडार गृह है। इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, जब पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप को ऊर्जा का सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर, गर्म जल कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहती है। फिर अगला पांचवा है जैव ऊर्जा। जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, जैव ऊर्जा को। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का
क्या है, परंपरागत साधन। आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर नेक्स्ट है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। जो जल संसाधन की कमी के कारक है वो पहला है अनिश्चित वर्षा। भारत की वर्षा भारत की वर्षा बहुत अनिश्चित है। कभी मानसून के शीघ्र आने पर वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है, तो कभी किसी वर्ष इसके देर आने पर शुरू होती है। वर्षा में कभी कभी कुछ सप्ताहों तक वर्षा नहीं होती, तो कभी कभी निरंतर मूसलाधार होती है। ये रहा अनिश्चित वर्षा, ये रहा आप लोगों का एक कारण। क्योंकि जो अनिश्चित वर्षा होती है, आप लोगों को इसको अच्छे से लिखना है। फिर सेकंड है वर्षा का असमान वितरण। भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं रहता। उदाहरण के लिए माथेरान के में जो चिरापुंजी के निकट स्थित एक गांव है, जो 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में केवल 15 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई के फसलें उगाना संभव नहीं है। आप लोगों को सिंपल सा उदाहरण बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ बिलासपुर जिले में वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ की जो खेती है, उनका जो खेती बाड़ी का काम है वो अच्छे से होगा। वहीं दूसरी तरफ जो रायपुर जिला है, रायपुर में अगर कम वर्षा होगी तो उनके जो खेती बाड़ी के काम है वो अच्छे नहीं होगी। यानी कि जो रायपुर और बिलासपुर के जो वितरण वो भाग है, उसमें वर्षा का असमान वितरण होता है। ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। फिर नेक्स्ट है, तीसरा है वर्षा की निश्चित अवधि। भारत की जो 80% वर्षा जून से सितंबर तक होती है, शेष 8 महीने लगभग शुष्क रहते हैं, क्योंकि इस समय वर्षा की कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाता है। ठीक है। फिर अगला, सघन खेती। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए अधिक उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। यह लक्ष्य सिंचाई द्वारा ही पूरा हो सकता है, अतः निरंतर अधिक क्षेत्रों में नियमित सिंचाई सुविधा आवश्यक है। फिर अगला है मिट्टी की प्रकृति। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कुछ मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और कुछ में कम। तो जैसे कि बलुई मिट्टी में फसलें उगाने के लिए बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। उनकी मिट्टी की जो प्रकृति है वो उनमें भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। फिर अगला देख लेते हैं, जल के पुनरुपयोग में कमी। भारत के शहरी क्षेत्रों में जल संसाधन के पुनरुपयोग के गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जल संकट की समस्या बहुत गंभीर होती है। विशेषकर गर्मी के समय ज्यादातर जो जल का प्रयोग के स्थान पर उन्हें नदी नालों के माध्यम से नदी में बहा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जल संरक्षण के लिए जागरूकता का अभाव है। जो जल को बचाने के लिए जो जागरूक है वो उनका जो अभाव है। जल सामान्य में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का अभाव है। जल का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है। लॉन, गाड़ी की धुलाई और अन्य घरेलू कार्यों के समय पर नल की टोंटी को खुला छोड़ देना आम बात है। ठीक है। आप लोग आपके आसपास में तो अधिकतर देखे ही होंगे कि जल को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर चालू रहे तो उनको वहीं से गुजरेंगे, लेकिन उनको ये नहीं कि बंद कर दे, वो वैसे ही पानी बह जाती है। इसलिए जल संरक्षण की जागरूकता का अभाव है। ये आप लोग का लास्ट पॉइंट है। फिर इसी का अथवा है वो देख लेते हैं, भारत में चावल उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाओं पर वर्णन कीजिए। आप लोग ना बच्चों देख लेना, जो निचोड़ है वो 12th निचोड़ में ये वाला है, चावल का है, चावल का ही है। यानी कि जो चावल में भौगोलिक दशा है वो उनको मैं आप लोगों को बताई थी। ये आप लोगों का निचोड़ बैंक में है, वो आप लोगों को इसमें मिलेगा। और अगर इसमें नहीं मिलेगा तो जो रणनीति है उसमें ही मिलेगा। सॉरी बच्चों, इसका रणनीति तो नहीं बनता, लेकिन देख लेना, मिला ही लेना, कंफर्म क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ये तो नहीं बोल रही हूँ कि ये लगभग सेम ही है, लेकिन उसमें आगे पीछे करके दिए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। और अगर आप लोग इसका जो PDF है वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग हमारे जो एकलव्य RPS है उसको डाउनलोड करिए, और जिस भी आप लोगों को जिसका भी PDF चाहिए उस पर आप लोग क्लिक करें और बाय कर सकते हो।
तो इसमें सबसे पहला है वो देख लेते हैं तापमान। जो चावल उत्पादन के लिए जो भौगोलिक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है तापमान, क्योंकि चावल उष्ण व नम जलवायु की उपज है। मानसूनी जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम है। इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के लिए 40 अंश से 27 अंश सेंटीग्रेड तक तापमान आवश्यक होता है। फिर अगला है वर्षा। चावल की कृषि के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। चावल को अर्ध जलीय पौधा कहा जाता है। चावल के लिए पौधे जल से लबालब भरे खेतों में लगाए जाते हैं। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जो शुष्क भागों में सिंचाई द्वारा चावल उगाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है इसी में मिट्टी। चावल की कृषि के लिए उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी का उत्तम रहती है। कछारी या चिकनी मिट्टी पौधों की जड़ों को जकड़े हुए सीधा खड़ा रखती है। चावल की जापानी विधि से अधिक उपज लेने के लिए खेतों में कंपोस्ट खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है श्रमिक। पानी से भरे खेतों में मशीनों का प्रयोग सरलता से नहीं किया जा सकता, अतः चावल की खेती में काम करने के लिए काफी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए चावल की कृषि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों से ही की जाती है। इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसमें है जो उत्पादन क्षेत्र है इनके नाम है। और इसी में आता है आंध्र प्रदेश, असम। फिर अगला है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को भरिए। तो जो मानचित्र है इनमें जो ये सब पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? एक मेगा सिटी फिर सेकेंड, एक प्रमुख बंदरगाह, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अफ्रीका के प्रमुख नदी, उत्तरी अमेरिका का घास मैदान। इनको आप लोगों को इस नक्शा में दर्शाना है। ठीक है, फिर इसी में का अथवा देख लेते हैं, सॉरी अथवा नहीं है, इसी का अगला है वो देख लेते हैं। इसमें भी राजनीतिक सीमाकार को मानचित्र में दर्शाने के लिए बोल रहे हैं। छोटा नागपुर का पठार, नीलगिरी पर्वत, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व चाय उत्पादक क्षेत्र, दिल्ली, थार का मरुस्थल, ये सब आप लोगों को इस मानचित्र में अच्छे से दर्शाना है ताकि आप लोगों का जो नंबर है वो कटे नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला देख लेते हैं आप लोगों का। 2 पे आ गए। आप लोगों को इस वीडियो में चारों सेट का मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला है वो देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर है वो है पहला का अफ्रीका में। फिर सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका जो आंसर है वो है व्यापार। फिर अगला है स्वेज नहर का निर्माण किस सन में हुआ था? जो स्वेज है वो किस सन में निर्माण हुआ था, जो नहर है वो? तो इसका आंसर है ब 1879 में, 69 में, सॉरी। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो इसका उत्तर है वो है ब ऑस्ट्रिक में। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसका जो उत्तर है चना है, खरीफ फसल ये नहीं है। फिर इसी का अगला है अति लघु उत्तरीय, वो देख लेते हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। जो कृषि पर आधारित है वो उद्योग कौन कौन से हैं? तो पहला है कृषि आधारित उद्योगों, चीनी उद्योग, चाय एवं कहवा उद्योग, मसाले, तेल, सूती वस्त्र, जूट उद्योग और रबड़ उद्योग आदि हैं। फिर सेकंड है सफेद कॉलर किसे कहते हैं? जो कर्मचारी शारीरिक रूप से श्रम के स्थान पर कार्यलीन, प्रशासनिक, प्रबंधकीय या पेशेवर कार्य करते हैं, उसे सफेद कॉलर कहते हैं। क्या? सफेद कॉलर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भाषा प्रदेश का निर्माण कब और क्यों हुआ? भाषा प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके निर्माण का कारण राज्यों का पुनर्गठन करना था। फिर अगला है भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर वो देख लेते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। फिर लास्ट इसी का अति लघु उत्तरीय क्या, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि कहाँ पर है? तो जो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो जन्मभूमि है चंपारण है। फिर आते हैं अब आपका
2 नंबर वाला क्वेश्चन पे, तो पहला है इसमें मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। फिर इसी में अगला है जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अपने स्थान से इसके स्थान पर गमन जनसंख्या का प्रवास या स्थानांतरण को स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, प्रवास कहलाता है। फिर अगला वस्तु विनिमय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं में लिए लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अर्थात इस प्रणाली में वस्तुओं के बदले हुए वस्तु की खरीदी की जाती है। फिर नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना सन 1951 में कराई गई थी। फिर अगला है खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि सभी लोगों को प्रत्येक समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पहुंच रखता है ताकि वह सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके, जिससे कुपोषण और भूखमरी से बचाया जा सकता है। फिर अगला है वो देख लेते हैं। संभाववाद की अवधारणा को संक्षेप में लिखिए। संभाववाद की जो विचारधारा के पोषक फेब्रे व पॉल विडाल डी ला ब्लास थी। इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, जो सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इसका स्वामी है। प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसे एक सक्रिय शक्ति के रूप में देखा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तित करने के समर्थ है तथा वह इन संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है, कर सकता है। ठीक, फिर अगला बाजारीय सब्जी, जो बाजारीय सब्जी है अगला बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प उगाए जाते हैं। इनकी जो मांग है नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जहां इन वस्तुओं को बेचकर धन कमाया जाता है। इसी कारण यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। ठीक है, जो बाजार की जो सब्जी है वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक धन कमाने के लिए किया जाता है। फिर इसी में का अथवा है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। जो ओरिएंटल एक्सप्रेस है रेल मार्ग यूरोप के देशों को जोड़ने वाला प्रमुख रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पेरिस के स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला मात्र का समय समुद्री मार्ग से लगने वाली 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाला प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर और मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। ठीक है, फिर अगला है जल परिवहन के कोई लाभ लिखिए। तो जल परिवहन के क्या क्या लाभ है आप लोगों को तो अच्छे से पता है, तो आप लोग जल परिवहन में पहला है वो देख लेते हैं। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है, अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन करने के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। फिर सेकेंड है जल परिवहन में दुर्घटना की संभावना कम होती है। फिर अगला जल परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देता है, खासकर विभिन्न द्वीपों तक जल परिवहन से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इसके जो लाभ है ये तीनों हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आप लोगों को तो पता ही है जल परिवहन के क्या क्या फायदे होते हैं। जरूरी है कि पुस्तक से ही लिखे, लेकिन मिलता जुलता ही लिखना, अपने मन से लिखोगे तो ठीक है, ताकि आप लोगों का जो नंबर है वो नहीं कटेगा। फिर अगला है महानगर क्या होती है? ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका उत्तर 10 से 50 लाख जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को महानगर कहते हैं। ये नगरीय संकुल से भिन्न होते हैं क्योंकि यह नगरों में अग्रणीय नगर होते हैं और अपने आसपास के जो क्षेत्र है
प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ जाता है। इनके जो कार्य है सामान्य नगरों से अधिक व बड़े होते हैं। फिर इसी का अथवा है गैरीसन नगर क्या होते हैं। इनका जो कार्य है वो कौन कौन से हैं। गैरीसन नगर को फौजी छावनी नगर भी कहा जाता है। यह यहाँ की जो सारी जनसंख्या एक ही स्थान पर रहती है। कृषि कार्य नहीं होता है। जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। फिर इसी का अगला देख लेते हैं। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण होने से प्रयुक्त पदार्थों से निकलने वाले ठोस अपशिष्टों से गंदगी का ढेर अनेक जगहों में देखने को मिलता है, जिससे नगरीय वातावरण प्रदूषित होता है। इसके निपटान एक मुख्य समस्या है। पॉलीथीन, कंप्यूटर, प्लास्टिक व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के कबाड़ से कांच व कागज तथा मकानों की टूट फूट से उत्पन्न मलबे से अपशिष्टों के निपटान की समस्या को और गंभीर बना दिया जाता है। फिर अगला, मानव विकास की आवश्यकता क्यों है। जो मानव विकास है उनकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों होती है, इसको बोल रहे हैं। तो इसमें है जो मानव विकास की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित है। मानवीय दशाओं को सुधार का लोगों के लिए विकल्प बढ़ाना है। फिर सेकंड है स्वास्थ्य, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रमिक अधिक उत्पादन का कार्य करते हैं, अतः उत्पादकता के आधार पर मानव विकास में विनिवेश करना है। फिर तीसरा है मानव विकास से प्रजनन दर कम करके छोटे परिवार के आधार पर विकास को बढ़ाया जा सकता है। फिर चौथा है भौतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए मानव विकास आवश्यक है। फिर पांचवा, विकसित मानव समाज कल्याण में योगदान दे सकता है। छठवा, सामाजिक अशांति को कम करके राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए मानव विकास आवश्यक है। ठीक है, ये सब आप लोगों को अच्छे से लिखना है। फिर इसका अथवा है वो देख लेते हैं। देश में आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या। इनके जो जनसंख्या के वृद्धि के प्रभाव है इसमें सबसे बड़ा है बेरोजगारी की समस्या। बढ़ती हुई आबादी को रोजगार देना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं जन्म ले रही है। फिर सेकेंड है जीवन स्तर में गिरावट। जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट है। फिर इसी में देख लेते हैं सीमित संसाधन बढ़ती आबादी में इतने बढ़ जाते हैं कि पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके जीवन स्तर में गिरावट आ जाती है। फिर तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य। बढ़ती आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की पर्याप्त पूर्ति संभव नहीं हो पाती, ये भी बहुत गंभीर एक कारण है। फिर अगला, गंदगी का विकास। नगरों में अप्रत्याशित आबादी का विस्तार अनेक सुविधाओं को जन्म देता है। सघन बस्तियां, सीमित आवास के कारण गंदगी तेजी से बढ़ती है। गंदगी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। फिर अगला है कृषि भूमि का दबाव। प्रति व्यक्ति कम भूमि कम हो रही है, उत्पादन घट रहा है, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, कृषि की उन्नति नहीं हो रही है, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन में गरीबी जन्म ले रहा है, ये भी एक कारण है। फिर अगला, संसाधनों का तीव्र शोषण। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग अधिक और संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। इससे मकान जो है भोजन, मकान आदि की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। फिर अगला है प्रदूषण का खतरा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों में जलवायु, भूमि सभी प्रदूषित हो रहे हैं। इसका जो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी तेजी से स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। फिर लास्ट है तीव्र जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में कमी आ रही है, इससे विकास कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। ये आप लोगों का मुख्य कारण है जो देश के आर्थिक विकास में सहायक नहीं, बाधा उत्पन्न करी। फिर इसका अगला देख लेते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसका देख लेते हैं। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी जो लंबाई है 9,332 किलोमीटर है। एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर के यूरोपीय भाग में स्थित रूस की राजधानी मॉस्को से होकर सेंट
पिट्सबर्ग बंदरगाह तक गया है। मॉस्को से विभिन्न यूरोपीय नगरों तक इस मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। अतः यह मार्ग रूस से के सुदूर पश्चिमी एवं सुदूर पूर्वी तट को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। संपूर्ण मार्ग दोहरा एवं विद्युत मार्ग है। जल मार्ग से टोक्यो से लंदन की यात्रा में लगभग 1 महीना लग जाता है, वहीं इसके द्वारा केवल 8 दिन में पहुंचा जा सकता है। अतः साइबेरिया के लिए यह वरदान स्वरूप है। जो साइबेरिया है वो इसके लिए वरदान स्वरूप है। इस रेल मार्ग की स्थापना से पूर्व साइबेरिया अत्यंत पिछड़ा हुआ था, उपेक्षित प्रदेश था। इससे संपूर्ण पूर्वी प्रदेश की आर्थिक जो प्रगति है वो आरंभ हो सकी। ठीक है, फिर इसी का अथवा है वो देख लेते हैं। स्वेज नहर पर टिप्पणी लिखिए। स्वेज मार्ग विश्व का दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण मार्ग है। स्वेज नहर पोर्ट सईद से स्वेज तक 160 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी जो चौड़ाई है 50 मीटर व गहराई है 11 से 15 मीटर है। चौड़ाई कम होने से एक समय में केवल एक जहाज ही गुजर सकता है। इसे पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, फिर इस नहर को 1869 में ब्रिटेन, फ्रांस और मिस्र ने मिलकर बनवाया था। इनको बनाने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर था। सन 1956 तक इस नहर पर तीनों देशों का अधिकार रहा। किन का? ब्रिटेन, फ्रांस और मिस्र। ये तीनों देश हैं, इन्होंने बनाया, तो इनका जो अधिकार है यहाँ तक 1956 तक रहा। सन 1956 के बाद राष्ट्रीयकरण करके मिस्र ने अधिकार अपने पास कर लिए। जो राष्ट्रीयकरण करके जो मिस्र है, उन्होंने इसका जो इनको छीन कर अपने अधिकार में ले लिया। फिर अगला है, जल संसाधनों का हास्य सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं। इसे उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर, जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। इससे विपरीत जल की आपूर्ति एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती है। यह सीमित आपूर्ति भी अत्यधिक उपयोग के अयोग्य हो सकती है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। ठीक है, फिर भारत की जो अधिकांश नदियां हैं अंतरराज्यीय विवादों से ग्रस्त है। देश की लगभग सभी नदियां एक से अधिक राज्यों से बहती है और उनका जो जल भी विभिन्न राज्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित अंतरराज्यीय नदी विवादों का आवश्यक है। ठीक है, तो निम्नलिखित है, इसमें पहला है तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल के बीच कावेरी जल का विवाद है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है कावेरी जल का विवाद है। फिर सेकेंड है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी का विवाद है। फिर तीसरा गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा नदी का विवाद है। फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा दिल्ली के बीच रावी एवं व्यास जल का विवाद है। वहीं दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच सतलज यमुना नहर पर विवाद है। ये प्रमुख देश है। फिर इसी में अथवा देख लेते हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में कौन से सुझाव दिए हैं? 1981 में पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 700 मीटर से अधिक है और उनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। कौन कौन से? पहला है, योजनाओं से केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं बल्कि सभी लोग लाभान्वित होने चाहिए। फिर स्थानीय संसाधनों और वहां रह रही प्रतिभाओं का विकास होना चाहिए। फिर अगला, वहां की जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जाए। किसी भी स्तर पर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण नहीं होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतियां
परिस्थितीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। फिर इसका अगला है वो देख लेते हैं। वर्षा जल किस प्रकार संचय किया जा सकता है? जो वर्षा का जल है उसे किस प्रकार से संचय कर सकते हैं? वह जलाशयों का निर्माण कर जल को रोका जा सकता है। फिर सेकेंड है, लोगों में जब संसाधन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना होगा। यानी कि जो जागरूकता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो जल का जो संसाधन है वो उनको रोका जा सकता है। मतलब जो अगर जागरूक नहीं हो। फिर तीसरा है, वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता देना होगा। फिर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि पद्धति को अपनाना होगा। वृक्षारोपण एवं वनस्पति के विस्तार से भूमिगत जल स्तर बढ़ाना होगा। फिर आधुनिक ड्रिप फव्वारा सिंचाई पद्धति से जल के बहाव पर नियंत्रण करना होगा। जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना करके औद्योगिक क्षेत्रों के जल को शुद्ध करके प्रयोग करना होगा। फिर इसका अथवा है, राष्ट्रीय जल नीति सन 2002 की विशेषताएं बताइए। इसमें पहला है, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जो जल है घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पेयजल स्रोत का कोई अन्य विकल्प नहीं रहे। फिर अगला, पेयजल सभी मानव जातियों एवं प्राणियों को सुलभ हो, इस हेतु विशेष प्रयास करना चाहिए। फिर भूमिगत जल के शोषण को सीमित और उसकी पुनर्भरण प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। फिर अगला, धरातलीय और भूमिगत दोनों प्रकार के जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास होने चाहिए। फिर अगला है, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल संरक्षण हेतु जागरूकता विकसित होनी चाहिए। फिर अगला है, शिक्षा, विनिमय, उपकरणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों को द्वारा जल के संरक्षण संबंधी चेतना बढ़ानी चाहिए। अगला, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। ठीक है। फिर अगला है आप लोगों का, भारत में परिवहन की समस्याएं लिखिए। इसमें पहला है, पटरियों और पुलों की मरम्मत और रखरखाव का अभाव है। जो भारत में रेल मार्ग की जो समस्या है उसमें सबसे पहला है, पटरियों और पुलों की जो मरम्मत है उनका जो अभाव है। फिर सेकेंड है, भारत में रेलवे का संचालन उनके गेज के आधार पर होता है, और जो गेज है, गेज से दूसरे गेज पर स्थानांतरण एक समस्या है। फिर अगला, रेल यातायात में वृद्धि हुई है और पुरानी पटरियां बढ़े हुए भार को वहन करने में सक्षम नहीं है और दुर्घटनाएं अक्सर होती है। फिर अगला, रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई सहित यात्री सुविधाओं का अभाव है। फिर अगला है, रेलवे पर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव, जिसके कारण डकैती और लूटपाट की घटनाएं होती है। फिर अगला है, बिना टिकट यात्रा। फिर आधुनिक प्रबंधन का अभाव है, बहिष्कृत प्रौद्योगिकी की है, दोहरी लाइनें बिछाने की समस्या है। फिर इसी में है, इसका अथवा है वो देख लेते हैं। भारत के निर्यात संवर्धन हेतु किए गए 5 उपाय लिखिए। इसमें सबसे पहला है, विशिष्ट सुविधा प्राप्त प्रदेशों के साथ निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहन देना। फिर दूसरा है, सौदों में लागत घटने के लिए कार्य प्रणालियों का विकेंद्रीकरण। फिर निर्यात व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। फिर अगला, उच्च स्तरीय उत्पादकों को विश्व स्तरीय बढ़ाने की योजना। फिर उत्पादन एवं निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना। फिर इसमें अगला देख लेते हैं, जो भारत के जो राजनीतिक सीमा का मानचित्र है उसमें इन सबको दर्शाना है। अरावली पर्वत, नर्मदा नदी, चिल्का झील, मन्नार की खाड़ी, कोलकाता। तो इनको आप लोगों को इन मानचित्र में दर्शाना है। फिर इसी में अथवा है, जो छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है उनमें इन लोगों को दर्शाना है। इन छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ में हीरा उत्पादक क्षेत्र, फिर सघन वन क्षेत्र वाले जिला, थर्मल पावर स्टेशन, इनको आप लोगों को इस मानचित्र में दर्शाना है।
ठीक है, फिर इसमें अगला है विश्व में राजनीतिक सीमांकन मानचित्र में इनको भी दर्शाना है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जापान की राजधानी, एक प्रमुख बंदरगाह, एक मेगा सिटी। इनको आप लोगों को इस इस मानचित्र में दर्शाना है। फिर आप लोगों को अच्छे से इनको कर लेना। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा, बट आप लोगों को सबसे पहले एकलव्य आरपीएस को डाउनलोड करके रखना है। इससे आप लोगों को जो इसका सेट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। फिर अगला सेट पे चलते हैं। पेपर में सबसे पहला है आप लोगों का, देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका उत्तर है वो है द चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। फिर अगला है सूचना प्रौद्योगिकी किस प्रकार की क्रिया मानी जाती है? तो इसका उत्तर जो है वो है तृतीयक क्रिया मानी जाती है। फिर अगला कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है निर्माण कहलाता है। फिर अगला है भारत में जनगणना का प्रयास कब किया गया था? फिर इसका उत्तर जो है 1872 ईस्वी में किया है बाबा। फिर लास्ट निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो इसका उत्तर जो है वायु प्रदूषण है, इसका जो कारण है। फिर अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस संसार है। यह वर्ल्ड साइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा चलता है। फिर अगला नेक्स्ट है नीला कॉलर किसे कहते हैं? नीला कॉलर उन श्रमिकों को कहते हैं जो शारीरिक श्रम वाले कार्य करते हैं, जैसे मजदूर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, निर्माण श्रमिक और कारखाने के जो कर्मचारी होते हैं उनको नीला कॉलर कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है भारत की बड़ी जनसंख्या किन समस्याओं को जन्म देती है? जो भारत की जो समस्या है उनको कति समस्याओं को जन्म देती है? तो इसका उत्तर है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या बेरोजगारी है। आवासीय समस्या गंदी बस्तियों में वृद्धि की समस्या को जन्म देती है। फिर अगला भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? भारत के जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ एकमात्र एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है? जो एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो कोरबा में स्थित है। फिर अगला आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप लोग देख लेना। विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? तो जो 5 देश है वो पहला है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। ये विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। फिर अगला है विकास को परिभाषित कीजिए। लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का जो मूल्य निरपेक्ष होता है विकास कहलाता है। विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशा में सकारात्मक वृद्धि न हो। फिर अगला है थोक व्यापार शब्द से क्या तात्पर्य है? ऐसे व्यापारी जो निर्माता या उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है, उसे थोक व्यापार कहते हैं। फिर अगला है भारत के संदर्भ में प्रवास की प्रवृत्ति से क्या समझते हैं? जनसंख्या का शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय व पारंपरिक कारणों के से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास कहलाता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग अन्यत्र जाते हैं तो वह प्रवास की प्रवृत्ति कहलाती है। फिर अगला शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे राई है, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार आदि फसलें उगाई जाती है। इस कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षणता एवं वर्षा का जल संचयन की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। फिर अगला है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इनकी जो परिभाषा है वो तीन प्रोफेसरों से है। तो पहला है इसमें अमेरिकी भूगोलवेत्ता प्रोफेसर हेंटी गटर ने मानव भूगोल की परिभाषा को इस प्रकार दिया है।
मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर अगला जो विद्वान है जर्मन के मानव भूगोल शास्त्री रेडजेल है। इसके अनुसार है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। फिर तीसरा है कुमारी सैम्पुल ने मानव भूगोल की व्याख्या इस प्रकार की है। मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। फिर अगला है संसार में डेयरी फार्मिंग की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला, पशुओं को रखने के लिए क्षययुक्त पशुपालन स्थान रहते हैं। चारा संचित करने के भंडार रखे जाते हैं। फिर तीसरा है पशुओं में स्वास्थ्य चिकित्सा प्रजनन की व्यवस्था रहती है। फिर अगला दुग्ध उत्पादन के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर नगरों औद्योगिक क्षेत्रों और प्रशीतक गृहों के समीप डेयरी व्यवस्था स्थापित किया जाता है। इसी का अथवा है स्थानांतरित कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। जो स्थानांतरित कृषि है उनकी विशेषताएं, पहला है पेड़ों को काटकर तथा जलाकर भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है। फिर दूसरा है इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। फिर तीसरा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है क्योंकि किसान उर्वरक खाद एवं अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर अगला है व्यावसायिक कृषि एवं ट्रक फार्मिंग कृषि से क्या आशय है। व्यावसायिक कृषि एवं ट्रक फार्मिंग कृषि में अंतर बताने के लिए बोल रहे हैं। तो व्यावसायिक कृषि क्या है? यह कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसी प्रकार दूसरी तरफ ट्रक फार्मिंग कृषि क्या है? जिन प्रदेशों में कृषक केवल पुष्प एवं सब्जियां पैदा करते हैं वहां इस कृषि को ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं, क्योंकि ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, इसी कारण इस कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि का नाम दिया जाता है। तो इसमें निम्न अंतर है। पहला है इस कृषि के अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कहवा, कोको, रबड़ एवं कपास जैसे फसलें उगाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रक फार्मिंग कृषि में पुष्प, फल एवं सब्जियां उगाई जाती हैं। फिर इस प्रकार की कृषि में बड़ी भूमि, बागान, श्रम एवं मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में केवल मानव श्रम की आवश्यकता होती है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह कृषि का प्राचीन तरीका है। फिर अगला है नगरीकरण बढ़ने के क्या कारण थे। पहला है कृषि समाज की भूमिका, फिर दूसरा है उपयुक्त जलवायु, तीसरा है आवागमन के साधनों का विकास, चौथा व्यापार करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, पांचवा नगरीय सुविधाओं का आकर्षण, छठा धनी और संपन्न होने की भावना, सातवां जीविकोपार्जन के केंद्र। गुच्छित एवं अर्धगुच्छित बस्तियों में अंतर लिखिए। गुच्छित शहर अथवा केंद्रीय बस्तियां, इस प्रकार की बस्तियों में ग्रामीण घरों के सहत खंड पाए जाते हैं। घरों की 2 कतारों की सकरी, तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां पृथक करती है। सामान्यतः इन बस्तियों का एक अभिन्यास होता है जो रैखिक आयताकार एल आकृति अथवा कभी कभी आकृतिहीन होता है। अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति या समेकित प्रादेशिक आधार के परिणाम स्वरूप ही अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां बनती हैं। प्रायः किसी बड़े सहत गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप ही ऐसे प्रतिरूप उभरते हैं। फिर अगला है नगरों में अपशिष्ट निपटान संबंधी समस्या बहुत विकराल रूप लेती है। इसको स्पष्ट कीजिए। नगर ठोस अपशिष्टों कचरे के द्वारा पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि स्रोतों से
निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा भी बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही है। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं अनुपयोगी सामग्री हैं, जैसे कि जंग लगी पीने, टूटी हुई कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियाँ, रद्दी कागज, राख, खराब हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, सीडी इत्यादि है। यह ठोस कचरा मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है घरेलू प्रतिष्ठानों से, फिर दूसरा है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। फिर मानव विकास सूचकांक की गणना किन किन मापदंडों के आधार पर की जाती है? मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के रूप में मापा जाता है। इसे मानव विकास की आधारभूत उपलब्धियां पर निर्धारित एक साधारण सम्मिश्र सूचक के रूप में मापा जाता है और विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें क्रम प्रदान किया जाता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। इसमें सबसे पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के सूचक को निश्चित करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना गया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। जितनी उच्च जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही अधिक उसका विकास सूचकांक होगा। फिर सेकेंड शिक्षा। यहाँ पर शिक्षा का अभिप्राय प्रौढ़ साक्षरता दर तथा सकल नामांकन अनुपात से है। इसका जो अर्थ है यह है कि पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या तथा विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होने से सूचकांक की जो वृद्धि है वो अधिक होती है। फिर तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों में के संदर्भ में मापा जाता है। सूचकांक निर्मित करने के लिए प्रत्येक सूचक के लिए सर्वप्रथम न्यूनतम तथा अधिकतम मान निश्चित कर लेते हैं। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 25 वर्ष से 85 वर्ष तक। फिर दूसरा है सामान्य साक्षरता दर 0% से 100% तक। फिर तीसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद PPP 100 अमेरिकी डॉलर और 40,000 अमेरिकी डॉलर। फिर इसी का अथवा जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। पहला है प्रथम अवस्था। इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता तथा उच्च मृत्युता होती है। इसका कारण यह है कि लोग महामारियों तथा भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली जो मृत्यु की क्षतिपूर्ति होती है उससे अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहां बड़े परिवार की जो परिसंपत्ति माना जाता है उन्हें जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके जो प्रौद्योगिकी के जो स्तर है वो निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। फिर अगला है द्वितीय अवस्था। इस अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च स्तर पर बनी हुई होती है, परंतु समय बीतने के साथ यह घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वच्छता में उन्नति होने के साथ मृत्यु दर में गिरावट आती है। अतः जन्म दर अधिक तथा मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। फिर अगला है तृतीय अवस्था। यह अवस्था अंतिम है, जिनमें जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं, क्योंकि जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद हो जाती है, गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास जो तकनीकी ज्ञान होता है, ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में ही हैं। तो ये 3 अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला, संसार में प्रचलित विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पहला है इस प्रकार की कृषि
मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। फिर दूसरा है मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि मक्का, जौ, जई एवं राई जैसी अन्य फसलें भी बोई जाती है। तीसरा है खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, प्रायः खेत सैकड़ों हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत होते हैं। यह अत्यधिक यंत्रीकृत कृषि है, जिससे खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है। मशीनीकृत कृषि तथा विरल जनसंख्या के कारण प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपिस, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पम्पास, दक्षिणी अमेरिका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में है। फिर अथवा है इसका मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है, यह कहाँ की जाती है, इसकी जो विशेषता कौन कौन सी है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि में फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि में जो फसल है और जो पशु है उनको समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। उनका जो क्षेत्र कौन कौन से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड आदि क्षेत्रों में की जाती है। दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में भी इसका जो विस्तार है पूरा है। फिर इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला है इस कृषि में खेतों का जो आकार है वो मध्य होता है। फिर दूसरा है इसमें कृषि यंत्रों, भवनों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा इस कृषि की मुख्य फसल क्या क्या है? जौ है, जई है, राई, मक्का इत्यादि है। फिर इस कृषि में फसलोत्पादन के साथ साथ कृषक पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। फिर अगला है जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है? जल संभर प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होती है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। इसमें एक या अनेक गांव, कृषि योग्य और कृषि अयोग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की ज्योति और किसान शामिल हो सकते हैं। जल संभर विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान है, कृषि, वानिकी, जल संभर प्रबंधन को देख लेते हैं। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। इसमें एक या अनेक गांव, कृषि योग्य और कृषि अयोग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की ज्योति और किसान शामिल हो सकते हैं। जल संभर विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान, कृषि, वानिकी और वनवर्धन का समग्र रूप में विकास किया जा सकता है। जल संभरता विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला है इसी का अथवा ऊर्जा के कोई दो अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? कि पढ़ी लिखिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। सबसे पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है, इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के लिए सूर्य की प्राथमिक रूप से सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ही सर्वाधिक सजीव, सशक्त एवं प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होने वाली शक्तियों का केंद्र है। भारतवर्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला विशाल देश है। अंतर्गत बहुत कम लागत में सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेलों में निर्धारित सूर्य की किरणों से को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वे हैं
टाइम और सौर तापीय प्रौद्योगिकी या सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों, कुकर्स आदि जैसे उपकरण में अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है संचार के साधनों का नाम लिखकर संक्षेप में उनका वर्णन करिए। जो संचार के साधन वो कौन कौन से हैं? टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ये सब जो संचार के साधन है। रेडियो है, टेलीविजन है, इनको आप लोगों को अच्छे से लिखना है। फिर इसका अथवा वो देख लेते हैं। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए एवं सड़क परिवहन के लाभ लिखिए। तो जो सड़क परिवहन के लाभ है वो कौन कौन से हैं? पहला है सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे है दूध, सब्जी, फल, मछली आदि को खपत के क्षेत्रों तक शीघ्रता से पहुंचाया जाता है। फिर सेकंड, सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेनाओं को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए भी सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाता है। फिर अगला सूखा, बाढ़ व अन्य दैवीय विपत्तियों के समय सड़कें रेलों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि उनसे दूर तक जाया जा सकता है। सड़कों द्वारा शिक्षा एवं सभ्यता के प्रसार में भी सफलता मिलती है क्योंकि सड़कों ने नगरों तथा गांवों को आपस में जोड़ दिया है। फिर अगला है भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसमें सबसे पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। इसको आप लोग इसका पॉइंट पॉइंट बस बता रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना। फिर सेकेंड है स्थायी चारागाह क्षेत्र। तीसरा है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। चौथा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। पांचवा बंजर तथा व्यर्थ भूमि। छठवा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वर्तमान प्रति भूमि निवल बोया क्षेत्र। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त प्रति अर्थात पुरातन भूमि। ये आप लोगों का जो भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए हैं वो ये सब पॉइंट है। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना क्योंकि सभी को नहीं बता सकती बच्चों, क्योंकि सभी को बताना मुश्किल है। आप लोगों का एक सेट और बच्चा है, उसको आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता रही हूँ। फिर इसी का अथवा है वो देख लेते हैं। अथवा में है भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए। जो भारत में जो कृषि है उनकी समस्याएं लिखने के लिए बोल रहे हैं। इसमें है अनियमित मानसून पर निर्भरता, यानी कि जो कृषि है वो जो अनियमित होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो इससे आप लोगों का जो कृषि है वो अनियमित होती है, तो इसलिए अंशों पर निर्भर करती है। फिर सेकेंड है निम्न उत्पादकता। कृषि में इतनी उन्नति के बावजूद भी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा जापान जैसे विकसित देशों की अपेक्षा भारत में लगभग सभी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनकी जो उत्पादकता है वो कम है, इसलिए इसमें निम्न उत्पादकता भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। फिर तीसरा है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। फिर अगला है वाणिज्यीकरण का अभाव। फिर अगला व्यापक अल्प रोजगारी। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है जिसमें रोजगार मौसमी होता है। अब बेरोजगारी वर्ष 4 से 8 महीने रहती है। लोगों को रोजगार सामान्यतः फसलों की बुआई तथा कटाई के समय ही मिलता है। असिंचित क्षेत्रों में अल्प रोजगारी की समस्या अधिक गंभीर रहती है। फिर इसमें अगला है भारत में मानचित्र को दर्शाने के लिए बोल रहे हैं। आप लोगों को ये सबको अच्छे से कर लेना है। ये सब जो लिखाया है इनको आप लोग इस मानचित्र में दर्शाना है ताकि आप लोग का जो नंबर है वो कटे नहीं। फिर इसी में भारत के जो मानचित्र है उनमें इनको भी दर्शाना है। कर्क रेखा, गंगा नदी, दक्षिण भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र, कच्चकरण, बॉम्बे हाई, इनको आप लोगों को मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, इसका अथवा भी है, इसके अथवे को भी आप लोग देख लेना मानचित्र में कैसे दर्शाते हैं। फिर आप लोगों का आता है लास्ट सेट, चौथा सेट। इसमें आप लोगों का प्रश्न बस बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन है आप लोगों को इसका पीडीएफ है वो हमारे ऐप से मिल जाएगा, तो आप लोग इसको देख लेना। इसमें सबसे पहला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो इसमें जो सबसे अधिक नदी जो है वो कौन सी है? पहला का क्या है? स है, तो इसका जो स है यमुना है। फिर सेकंड है सैलरी शब्द लैटिन शब्द से बना है। जो सैलरी शब्द है वो किससे बना है? सैलरियम से। इसका जो आंसर है ये है। फिर मानव विकास का मापन किसे कहा जाता है? जो मानव विकास है उसका जो मापन है वो किसे कहते हैं? मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है। ठीक है,
फिर अगला है पुष्प कृषि के लिए विकसित देश कौन कौन से हैं, तो इसका चौथा का है नीदरलैंड है। फिर अगला निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? लोगों की औसत जीवन काल को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई है जो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर है। ठीक है, फिर अगला है खनन की दो विधियों के नाम लिखिए। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। फिर फुटकर व्यापार शब्द की परिभाषा लिखिए। वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप में वस्तुएं व उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर अगला जनसंख्या घनत्व निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल है। फिर प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? ये रहा आप लोगों का ये क्वेश्चन बस बता रही हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और विनिर्माण उद्योग पर आप लोगों को इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको लिख लेना। फिर अगला है भारत में जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर किस प्रावस्था में थी और क्यों? तो इसका उत्तर है बता देती हूँ। भारत में जनसंख्या की धीमी दर मुख्यतः रूप से 1901 से 1921 के शुरुआती दौर में थी, जिसके कारण अकाल प्लेग और इन्फ्लुएंजा जैसे महामारियां थीं, जिससे उच्च मृत्यु दर और स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। फिर अगला है भारत में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का कब गठन किया गया? इस आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन था? इसको आप लोग इसका उत्तर है वो आप लोग को हमारे ऐप से मिल जाएगा। फिर अगला है प्रकृति का किस प्रकार का मानवीकरण होता है? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, फिर अगला है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? इनमें जो है अंतर लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका जो अंतर है आप लोगों का उत्तर है वो हमारे ऐप में मिल जाएगा। आप ऐप से अच्छे से देख लेना। फिर अगला इसका अथवा है कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर लिखिए। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, लघु उद्योग किसे कहते हैं? आप लोगों को तो अच्छे से इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें अंतर बता लेना। फिर अगला है आप लोगों का ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना भी किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर क्या एक प्रकार वाले नगर की संकल्पना की जा सकती है? बहुप्रकारात्मक क्यों हो जाते हैं? इसको लिखना है। फिर इसी का अथवा है गुच्छित बस्तियां भारत में कहाँ कहाँ विकसित हुई है, उनकी जो विशेषताएं हैं वो लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता? छत्तीसगढ़ है उनमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती तो इनमें क्या प्रभाव पड़ता? इनका उत्तर है वो देख लेंगे आप लोग। फिर अगला है मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? इनको आप लोग लिख लेना। फिर इसी का अथवा है जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए। ये सब आप लोगों को निचोड़ वाले बैंक में क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्योंकि उनमें भी ये सब क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करा दिया गया है इनका क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देख लेना। फिर इसमें अगला है पनामा नहर का टिप्पणी लिखिए। पनामा नहर निर्माण किस लिए किया गया है? जो पनामा नहर है उसमें टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों का 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसको बना लिए तो आप लोगों का 5 में 5 कंफर्म है। फिर इसका अथवा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर तत्व कौन कौन से हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका अंतरराष्ट्रीय जो तत्व है वो कौन कौन से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो तत्व है वो कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय नीतियां हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नीतियां में क्या क्या आती है वो आप लोग देख लोगे। फिर सेकेंड है व्यापार का समझौते। फिर तीसरा है जनसंख्या की मात्रा अधिक होती है इसलिए ये सब है। फिर अगला है परिवहन के साधनों की सुविधा। फिर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रों में आय की जो अधिक होती है वो भी एक
एक इसका एक कारण है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला देख लेते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए राष्ट्रीय महामार्ग और राज महामार्ग। तो आप लोग इसको अंतर स्पष्ट वाला है वो अधिकतर आप लोग अच्छे से करना, क्योंकि ये 5 नंबर वाला है। देखो ये 5 नंबर वाला है, राष्ट्रीय महामार्ग और राज महामार्ग। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि चारों सेट में ही लगभग अंतर वाला ज्यादा ही आया है। तो आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि मॉडल पेपर से अधिकतर जो क्वेश्चन है वो वार्षिक एग्जाम में आता ही है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में आता ही है। तो आप लोग मॉडल पेपर से अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहना। फिर इसमें अगला अथवा है इसी का, भारत की विदेश व्यापार नीति का वर्णन कीजिए। जो भारत में विदेशी व्यापार की नीति है उनका वर्णन करने के लिए बोल। इसमें देखो बच्चों, इसमें ना बस पॉइंट पॉइंट बस मतलब इसमें जो पॉइंट है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग पॉइंट अपने हिसाब से डाल लेना और नंबर को पूरे मतलब पूरा बनाने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटा शॉर्ट शॉर्ट बस दिया है और आप लोगों को हेडिंग में बनाना है। अगर हेडिंग में बनाओगे तो आप लोगों का फायदा है, क्योंकि आप लोगों को जो नंबर है वो नहीं कटेगा। और अगर ज्यों का त्यों उतारोगे, यानी कि ये जैसा है ज्यों का त्यों उतारोगे ऐसा, तो आप लोगों का जो नंबर है वो नहीं मिलेगा, 5 में 5 चाहोगे तो नहीं मिलेगा। फिर अगला है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यकाल किन पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव दीजिए, ठीक है। फिर इसी का अथवा, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताइए, ठीक है। जो देश में जल संसाधन की उपलब्धता है उनके बारे में बताने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्या है इनमें आप लोगों को देख लेना है इसमें अच्छे से। फिर इसमें अगला देख लेते हैं, भारत में चावल उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाएं व उत्पादन क्षेत्र लिखिए। पेपर नंबर सेट 2 में या फिर 1 में है, ये डबल आया है पेपर नंबर 4 में, मतलब सेट नंबर 4 में। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इसमें जो क्षेत्र है उसको अच्छे से कर लेना। तापमान पहला है, फिर सेकेंड है वर्षा, फिर थर्ड है मिट्टी, फिर फोर्थ है श्रमिक, फिर उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं ये है, चावल राज्य उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। आप लोगों को इसका जो क्षेत्र है वो अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि जो भौगोलिक दशाएं है वो किन किन पर निर्भर करती है। तापमान महत्वपूर्ण रहता है, वर्षा रहेगा तभी तो चावल की खेती वो अच्छे से कर पाओगे। तो आप लोग इसको अच्छे से हेडिंग डाल के लिखना। फिर जो भारत की प्रमुख कृषि है ये भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहला है, फिर दूसरा सेट में है आई थिंक, लेकिन आप लोग जो है वो अच्छे से इनका तैयारी है वो कर लेना। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ के चिन्हांकित मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की एक नदी, छत्तीसगढ़ का एक जिला, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोसा उद्योग, छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क खान। आप लोगों को इस जो नक्शा है इसमें दर्शाना है, ठीक है। फिर इसमें अथवा है, इसमें भी भारत के राजनीतिक सीमा का मानचित्र में इन सबको दर्शाना है। आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आप लोगों के पास एटलस होगा, एटलस में आप लोग अच्छे से चेक कर लेना। तो आप लोग 11th-12th वाले हो तो आपके पास एक एटलस रहना चाहिए, क्योंकि एटलस से आप लोगों को जो मानचित्र है वो अधिकतर आप लोगों को साफ साफ पता चलेगा, ठीक है। आप लोग एटलस के माध्यम से आप लोगों का जो मानचित्र में जो भी आप लोगों को दिया रहता है वो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। फिर अगला है, विश्व के राजनीतिक सीमाकाल में मानचित्र में दर्शाइए। आप लोगों को इन सबको दर्शाना है मानचित्र में, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों का जो इसका आंसर है इसका बस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बोलते बोलते थक जाती हूँ यार, इसलिए मतलब ये लास्ट पेपर सेट का क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं बताई, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताई, इसलिए आप लोग को इनका जो लिंक है वो हमारे ऐप से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।